हेलो बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आज हिंदी व्याकरण कक्षा 6 पाठ 2 वर्ण विचार लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आप जानते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण अर्थात अक्षर, विचार मतलब सोचना, अर्थात वर्ण कैसे बने उस पर विचार करने की बात है। तो चलिए जानते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, आयोगवाह, आयोगवाह के भेद, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज अर्थात साउंड, ठीक है। जैसे पंखा चलने की ध्वनि, पक्षियों के चहकने की ध्वनि, साइकिल की घंटी की ध्वनि। वर्ण, वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, चु, ख, र इत्यादि। मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला, आप सबको पहली कक्षा से ही पढ़ने को मिल रहा है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होता है। तो चलो आगे जानते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 44 हो जाते हैं। अब जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए, स्वर में ऐसा होता है कि स्वर अपने आप में ही बाहुबल है, उसको किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो अपने आप में ही खुद से बोले जाते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जो देखिए यहाँ पर उसको किस आधार पर बांटा गया है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। दीर्घ, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा। और प्लूत स्वर मतलब कि संस्कृत में प्रयोग होने वाले स्वर। अभी ह्रस्व क्या है वो जान लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर, इसका परिभाषा है, ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, लघु यानी छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कुल 4 है, अ, ई, उ, री। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अ, ई, उ, री बोलने में हम फास्ट बोल जाते हैं, इसको जल्दी से उच्चारण किया जाता है, इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, इसलिए इसको लघु यानी छोटा कहा गया है। नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा बोलते समय इसमें लंबा मतलब कि ह्रस्व के अपेक्षा
इसमें दुगुना समय लग रहा है, ज़्यादा अधिक समय लग रहा है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, मतलब कि इसमें ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय प्लुत में लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ पर ई प्लुत का चिन्ह है। नंबर 2, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसको क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, य ये च वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, अण ट वर्ग है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग है। प, फ, ब, भ, म पंचम वर्ग है, ये प वर्ग है। और य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, य, ज, फ, आ। देखिए यहाँ पे य, र, ल, व है वो अंतस्थ व्यंजन है। श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। क्ष, त्र, य संयुक्त व्यंजन है। और ज, फ, आ आगत वर्ण है। आगत मतलब दूसरे भाषाओं से ली गई मात्रा है या अक्षर है। और यहाँ पंचम वर्ण से मतलब है कि पांचवें स्थान पे जो भी वर्ण है उसको पंचम अक्षर कहते हैं। जैसे अंग है, य है, अण है, न है और म है। ये 5th प्लेस पे बैठा हुआ है, पांचवें स्थान पे, इसीलिए इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है वो जान लेते हैं। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जिह्वा मुख्य भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कु से लेकर मुंह तक 25 स्पर्श व्यंजन है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अभी ये क वर्ग में कहा जाता है, उच्चारण स्थान इसका कंठ होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य आएगा, ये च इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण आता है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है, इसका उच्चारण स्थान दांत है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है। इसमें प, फ, ब, भ, म ये 5, तो ये इन सब का 5 5 5 का प्लस करेंगे तो 25 हो जाते हैं। जैसे क वर्ग का 5, च वर्ग का 5, ट वर्ग का 5 और त का 5 और प वर्ग का 5, ये सभी के 5 5 प्लस करने पे 25 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में मध्य यानी बीच में जो स्थित है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये 4 है, य, र, ल, व। आप भी बच्चों बोल कर देखिएगा कि ये 4 अक्षर बोलते समय क्या हमारा मुख का कोई भी पार्ट यानी ऑर्गन किसी को टच कर रहा है क्या? नहीं, किसी चीज़ को नहीं छूता। हमारी जिह्वा जो है किसी चीज़ को नहीं छूता, ये श्वास के थ्रू बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 है, श, स, ह। इस तरह से ये 4 अक्षर बोलते टाइम हमारे मुख से हवा निकलती है। य, र, ल, व बोलते टाइम हवा अंदर की तरफ खींचा जाता है, पर श, स, ह बोलने के टाइम हवा बाहर निकलती है और ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से टक्कर खा के बाहर निकल रहा। अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग को
अ के साथ जोड़कर अंग और अह लिखा जाता है और प्रायः इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि। परंतु ये स्वर नहीं है। संस्कृत में इन्हें आयोग वाह कहा जाता है क्योंकि ये अ की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसीलिए इसको आयोग वाह भी कहते हैं। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन आदि। इसका चिन्ह ऊपर चांद बन के बिंदु बना रहता है, अर्धचंद्राकार होकर उस पर बिंदु होता है। अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है। पंचम वर्ण मतलब कि अंग, य, अण, न और म के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, यह ह के समान उच्चारित होता है, जैसे चांद, सांस, हंस आदि। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में यदि ध्यान न रखा जाए तो हंस क्रिया शब्द और हंस पक्षी बन जाएगा। अर्धचंद्र मतलब सेमी मून, आधा चांद। यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफ़ी आदि। ठीक है, ये जो है ऑफिसर भी अंग्रेजी वर्ड है, डॉक्टर को भी अंग्रेजी वर्ड है, कॉलोनी, कॉफ़ी, इसी तरह से आप और वर्ड भी बोल सकते हो और शब्द बोल सकते हो, जैसे कि है मॉल, डॉल, बॉल। तो ये सारे शब्द के ऊपर आधा चांद बना रहता है पर बिंदी नहीं आते, सिर्फ आधे चांद होते हैं, इसलिए इससे सीधा पता चलता है कि ये आगत ध्वनि है। ये हमारी हिंदी भाषा से नहीं है, किसी अन्य भाषाओं से अपनाई गई है, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। वर्ण संयोग, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। वर्ण संयोग को हम संयुक्त व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्ण संयोग कब होता है? जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसको वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कौन कौन से अक्षर है? तो क, श है, त्र है, ज्ञ है, ये संयुक्त वर्ण है जो कि क जमा श, क जमा श मिलकर क श बना है, त जमा र मिलकर त्र बना है, ज जमा अ मिलकर ज्ञ बना है। तो एक व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन मतलब कि बच्चों ऐसा है कि अक्षर वही रहेगा पर वो 2 टाइम आएगा, 2 बार आएंगे। ठीक है, उसमें अलग अलग वर्ण नहीं होंगे, वो सेम वर्ण ही होंगे और पर वो 2 बार आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पक्का, अब इसमें का जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, एक हाफ और एक फुल, एक आधा और एक पूरा, तो बना पक्का। तो जो कक्का है वही द्वित्व व्यंजन है। बच्चों अब हम जानेंगे मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ये मात्रा का डेफिनेशन है, परिभाषा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मात्रा किसे कहते हैं तो आप साफ साफ आंसर ये लिख सकते हैं कि स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं, या तो स्वरों के एक निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं। अब आपको पता है कि अ है तो अ के साथ कोई मात्रा नहीं आता, इसलिए ये अपने आप से स्वयं मतलब मूल रूप में लग जाते हैं, क्योंकि अ जो है वो व्यंजन वर्ण के हर वर्ण के साथ रहता ही है। ठीक है, तो उसमें कोई मात्रा नहीं आता। आ में देखिए टी के जैसा लगा है, ई में छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब ये कैसे जुड़े हैं? व्यंजन के साथ किस तरह से जुड़े हैं? तो इस तरह से क प्लस अ, तो क बना।
क प्लस आ तो का बना, म प्लस ई तो मी बना, स प्लस ई तो सी बना, क प्लस उ तो कु बना, च प्लस उ तो चू, क प्लस री क्री, ठ प्लस ए ठे, म प्लस ए मैं, अ प्लस ओ को, क प्लस ओ को और क प्लस औ कौ। अब इसको प्रयोग करके भी देख लेते हैं। तो क प्लस अ बना था तो क बना था क से कमल और क से कर। अगर अ का मूल रूप हम पकड़ेंगे तो उससे बनेगा अ से अमरूद, अ से अगरबत्ती, अ से अनार। ठीक है, इसी तरह से का तो काला और कबरा। आ और मूल रूप है आम, आग। मी से मिठाई और मिठास, मूल रूप है इमली। सी से सीख और सीमा और ई से ईख और ईद। कु से कुली कुम्हार और ऊ से उल्लू। चू से चूना चूरमा और मूल रूप है ऊन ऊंट। कृ से कृषि और कृष्ण है पर री मात्रा है इसलिए ऋ से ऋण और इसे ऋषि। ठे से ठेला और ठेस पर यह इसमें मात्रा एक ही है इसलिए मूल रूप ए है तो ए से एड़ी और ए से एकता। में मैं ऐ की मात्रा है तो मैं से मैला और मैं से मैच पर इसका मूल रूप ऐ है तो ऐ से ऐनक, ऐसे ऐरावत। को में ओ की मात्रा है तो कोयल और कोमल पर इसका मूल रूप है ओ तो ओ से ओखली आएगा, यहाँ पे गलत दिया है। कौ से कौन, इसमें औ की मात्रा है तो कौन और कौतूहल पर इसका मूल रूप औ है तो औरत और औकात। बच्चों ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए दिया गया है, पाठ पर आधारित है। आपने पाठ को समझ लिया, जान लिया है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो पाठ के आधार पर आपको इन प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके सही जवाब को चुनना है और उसको टिक करना है। कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। आप इन 10 प्रश्न को 10 मार्क्स के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।